बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। इस बहुत ही खुसूसी नशरियात में, इस बहुत ही खुसूसी शब में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। ये आप कह लीजिए राफेल नाइट है। आज 365 दिन मुकम्मल होते हैं उस मार्के को या मार्के के उस लम्हे को कि जो लम्हा तारीख ने इससे पहले कभी विटनेस ही नहीं किया। आज जंगी तारीख में दुनिया की वो बाब रकम हुआ जो कि इससे पहले कभी रकम ही नहीं हुआ। और ये पाकिस्तान का दावा नहीं है, ये दुनिया इस दावे को मानती है, जानती है, पहचानती है। हाँ, और दुनिया कहती है इस दावे को रकम करने वाले मुल्क का नाम, इस ख्याल को हकीकत देने वाले मुल्क का नाम पाकिस्तान है। कहानी क्या थी, मामला क्या था कि पिछले साल आज से कुछ रोज पहले 22 अप्रैल का वो स्याह दिन था जब पहलगाम में दहशतगर्दी का, बजाय दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ और कुछ अफराद की जान गई। पाकिस्तान ने हर वाकये की तरह इस वाकये की भी मजम्मत की कि दहशतगर्दी का कोई भी वाकया हो, दुनिया में कहीं भी वाकया हो, उसके नतीजे में किसी की भी जान जाए, पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने तो इस पर यह पोजीशन ली हमेशा की तरह। लेकिन वहां एक अजब काम हुआ। वहां ऐसे हुआ कि वाकया हुआ, विद इन नो टाइम वाकये के खिलाफ FIR, विद इन नो टाइम वाकये के खिलाफ सबूत, गवाह, वकील, जज, अदालत, पाकिस्तान मुलविस है, ये सब कुछ हो गया। पाकिस्तान ने उस वक्त कहा कि हमें इसमें कुछ साजिश की बू आती है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। पाकिस्तान ने यह साबित करने के लिए कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के वाकयातन खिलाफ एक और बात की। पाकिस्तान ने कहा कि यूं कीजिए, आपकी तरफ एक वाकया हुआ है, आप कहते हैं कि इस वाकये में बेगुनाह लोग जान से गए हैं, आप हमें मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हैं और हम कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल बड़ा सादा है। इसका हल ये है कि एक न्यूट्रल तहकीकाती एजेंसी से इसकी तहकीकात करा लेते हैं और उसके नताइज दोनों को कबूल हों। लेकिन ये दावा नहीं माना गया। ना सिर्फ ये दावा नहीं माना गया, बल्कि 22 अप्रैल के बाद गोया हर गुजरता दिन, हर गुजरता लम्हा भारत की तरफ से एस्केलेशन 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 नजर आई। यानी नजर आ रहा था कि वाकई ये फॉल्स फ्लैग है और असल मकसद कुछ और है, बहाना कुछ और है, निशाना कुछ और है। दिन बढ़ते गए। 22 अप्रैल के बाद कुछ दिन गुजरे। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूं आज की इस शब पे, आज से 365 दिन पहले। ये 6 और 7 मई की दरमियानी शब थी। इसमें क्या हुआ? इसके बिल्कुल इब्तदाई हिस्से में भारत की जानिब से पाकिस्तान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और मसाजिद पर हमले हुए। एक मदरसे पे हमला हुआ भावलपुर में, उसके नतीजे में मासूम बेगुनाह बच्चे शहीद हुए, जिनकी तस्वीर है सामने, जिनकी वीडियो सामने। भारत ने कहा दहशतगर्द मारे हमने। पाकिस्तान ने कहा इन लोगों को शहीद किया आपने। यहाँ कौन सा यहाँ कौन सा दहशतगर्दी का ठिकाना है? पाकिस्तान ने लोकल और इंटरनेशनल मीडिया को मकाम दिखाया कि बताइए यहाँ पे कौन सा दहशतगर्दी का कैंप था, यहाँ पे कौन सा कोई तहखाना है, क्या है। लेकिन भारत ने ये किया। पाकिस्तान ने उस वक्त भी कमाल महारत से एक भी भारतीय तैयारे को अपनी सरहद के करीब भी नहीं आने दिया। ये वाकया हो गया। लेकिन अगेन पाकिस्तान ने पहले ही कहा था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, असल निशाना कुछ और है। ये जो वाकया हुआ भावलपुर का, उसके बाद ही भारत ने बस ना की। उसके बाद क्या हुआ ये बताने के लिए मैं खबर रसा इदारे रॉयटर्स की ही एक दास्तान का सहारा लेता हूं कि जिसके राइटर्स में, इस स्टोरी के राइटर्स में शिवम पटेल भी शामिल है, जो कि पाकिस्तानी तो नहीं है। यह वाकया हो गया जो मैंने अर्ज किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 7 मई के, यानी कि अब से कुछ घंटों बाद, जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उसके कुछ ही घंटों बाद, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑपरेशन रूम की जो स्क्रीन थी उसमें सुर्ख निशान नुमाया हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी हर किस्म के हमले के लिए तैयार थी, हर किस्म के हमले से निपटने के लिए तैयार थी और भारत के अज़ाइम जानते थे। अब आप ये देखिए कि रॉयटर्स ये क्या लिखता है कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशन रूम में सुर्ख निशान आया तो असल में सुर्ख निशान क्या था? हुआ ये कि dozens of active enemy planes across the border in India, सरहद के उस पार भारत में दर्जनों जहाज फजा में नमूदार हुए। यानी कि आपने देखा दुश्मन ने किस तरह एस्केलेट किया, पहले पहलगाम, फिर बहावलपुर और अब ये। शायद दुश्मन को अपनी नादानी में लगा कि पाकिस्तान इस सबसे हैरान हो जाएगा। पाकिस्तान ना हैरान हुआ, पाकिस्तान ना परेशान हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू, रॉयटर्स, had been sleeping on a mattress just off that room for days in anticipation of an Indian assault.
पाकिस्तान के एयर चीफ जो थे ज़हीर सिद्धू साहब, एयर चीफ मार्शल, वो एक मैट्रेस में पिछले कई दिनों से उसी रूम के पास अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपने शब-ओ-रोज़ गुजार रहे थे, क्योंकि अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ होना है। उसके बाद क्या हुआ, एयर चीफ मार्शल ने चाइनीज मेड जो J-10C थे उनको अहकामात जारी किए। जदीद दौर की सबसे बड़ी फजाई जंग हुई। आज की इस शब दोनों अतराफ से कुल मिला के 100 से जायद तैयारे फजा में बुलंद हुए। आगाज भारत ने किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, अब अगेन आप सुनिए। सिद्धू इंस्ट्रक्टेड हिज स्टाफ टू टारगेट राफेल। यहां पर यह कहा गया था हमें राफेल चाहिए, मुझे राफेल चाहिए, हम राफेल को गिराएंगे। ये कौन सा राफेल है? ये वो राफेल है जिसके बारे में मोदी ने कहा था अगर राफेल होते तो क्या ही बात थी। ये वही वाले राफेल हैं। और उसके बाद क्या हुआ, ये वो राफेल है जो कि इससे पहले दुनिया की किसी भी जंगी तारीख में आज तक कभी गिरा ही नहीं था। उसके बाद एक लड़ाई जो कि तकरीबन 1 घंटे पर मुहित थी, मुकम्मल तारीकी में यह जारी रही। और उसके बाद वो लम्हा आया जब हमने कहा कि पाकिस्तान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 जहाज गिराए और इसमें राफेल भी शामिल थे। बाद में मालूम हुआ कि स्कोर तो 6-0 था। पाकिस्तान ने भारत के 2 नहीं, 3 नहीं, 5 तैयारे मार गिराए हैं। और सिर्फ राफेल नहीं गिरे, दुश्मन के दावे भी गिरे। सिर्फ राफेल नहीं गिरे, दुश्मन का गुरूर भी गिरा। सिर्फ राफेल नहीं गिरे, दुश्मन का ज़र्फ भी गिरा। सिर्फ राफेल नहीं गिरे, बल्कि दुश्मन की तमाम तर दावे की पोल खुल गई। और अगेन अब आप ये भी देखिए, रॉयटर्स ही कहता है कि हमने 2 इंडियन ऑफिशियल्स और 3 पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से इंटरव्यू किया। इसमें 2 इंडियन ऑफिशियल भी शामिल हैं, याद रहे। और उनसे बातचीत के नतीजे में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि असल में राफेल की परफॉर्मेंस का कोई मसला नहीं था, असल में ये इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इंटेलिजेंस फेलियर की तफसीलात रॉयटर्स अपनी इस रिपोर्ट में बताते हुए लिखता है कि पाकिस्तान ने जो भारत के जो राफेल तैयारों के जो पायलट थे उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस में डाला। गोया उन्हें यह लगा कि हम पाकिस्तान की फायरिंग डिस्टेंस में है ही नहीं, अगरचे वो थे, और उसके बाद वो हिट किए गए। और इस चीज के पाकिस्तान के एयरफोर्स ने बाकायदा शवाहिद रखे, दुनिया के सामने शवाहिद रखे, यहां तक कि कम्युनिकेशन का कुछ हिस्सा भी मंजर आम पर लाया गया और वो कुछ हिस्सा ही था। I have audio from Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his fight member is not there. If we can hear one RT of one formation member, we can hear all of them in panic and in distress. ये तो सिर्फ आगाज था। उसके बाद भारत ने कभी कुछ, कभी राइट, कभी लेफ्ट, नहीं कुछ नहीं हुआ, हाँ शायद कुछ हुआ है, हम क्यों बताएं क्या हुआ है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पोल खुलना शुरू हुई, इसलिए कि झूठ का मामला ये होता है कि उसकी जिंदगी छोटी होती है। ये देखिए किस तरीके से इन व्हाटएवर वर्ड्स इंडियन एयर मार्शल ने भी राफेल गिरने का एतराफ इस अंदाज से किया। Can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been down. I guess that question is for me. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, if I comment on anything, it will only be advantage adversary. रॉयटर्स की रिपोर्ट आपने सुनी, ये देखिए हमसे ही बात करते हुए हम्माद बिन मसूद ने क्या कहा, इस नौजवान ने क्या कहा कि किस तरीके से इन्हें बाकायदा टारगेट दिया गया था कि हमें राफेल गिराने, जो कि फिर गिराए गए। Well, actually, on the 10th of May, सुबह 4:30 बजे हमें अहकामात जारी हुए। सही है। चीफ दी एयर स्टाफ से हमें डायरेक्ट ऑर्डर्स आए। We had clear, concise
orders to take out the S-400. वाह, ओके। From 4:30 onwards, जिस तरह सौर्या की बात कर रहा हूँ, जिस तरह हमें ये मालूम हुआ कि राफेल के मामले में भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूँ कि किसी और ने नहीं बल्कि डायरेक्ट एयर चीफ ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे राफेल चाहिए। ऐसे ही हुआ था सर? बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वो आ गए राफेल गिन गिन के बताए गए थे ये हमारे। ओके, प्रिसाइज कि ये Precise बताया। इतने चाहिए और ये हुआ, और अल्लाह ने इज्जत रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने पूरी तसल्ली कराई, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार कहा था हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग मुसल्लत होगी तो फिर हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी। एक एक टारगेट लॉक है, एक एक टारगेट लॉक है। शायद दुश्मन को लगा होगा हम कुछ जमीनी टारगेट्स की बात कर रहे हैं, उसके वहमो गुमानो ख्याल में भी नहीं था कि हमने तो राफेल को भी लॉक किया हुआ है। इसीलिए जब पाकिस्तान के एयर फजाइया की जानिब से यह भी बताया गया कि हमने राफेल को इसलिए भी टारगेट किया क्योंकि नरेंद्र मोदी को राफेल से बड़ा प्यार था, ये तो अल्फाज में ने दरअसल ये कहा गया। Indians, the last time they said that they would have Rafales and they could have created any difference. So we targeted their center of gravity and the Rafales. That's why you see good numbers for that. We would have had more numbers, but we showed restraint. पोल खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई, यहां तक कि अब आलमी जरीदों ने लिखना शुरू किया, टेलीग्राफ ने लिखना शुरू किया, लिमॉन ने लिखा कि सब कुछ हुआ है। यहां तक कि बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लोगों ने राफेल गिरता देखा है। बीबीसी वेरीफाई की टीम ने 3 वीडियोस की तस्दीक की है जिनके बारे में दावा है कि उनमें राफेल तैयारा का मलबा देखा जा सकता है। सिर्फ ये नहीं, बात इतनी फैली कि शुरू तो भारतीय सरहद से हुई थी, अनाउंसमेंट पाकिस्तानी सरहद में हुआ, फिर ये देखिए इंडोनेशिया में जो भारत के डिफेंस अथॉरिटी हैं उन्होंने क्या कहा। India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. और फिर सारे का सारा ही बेड़ा गर्क उस वक्त हो गया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई तैयारे गिरे। और दुनिया जानती है तो उसमें से एक भी तैयारा पाकिस्तान का नहीं था, सारे के सारे तैयारे भारत के थे, जिसके बाद ये बहस ही खत्म हो जाती है कि ये जंग जीता कौन। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे। You had India, Pakistan, that was going, and planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And India, Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. They shot down 5 planes in the last attack. And war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. In the case of India and Pakistan, 7 planes were shot down. It was a bad one. I think what he's referring to is the fact that that would have been with India, a nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it. India and Pakistan, 2 nuclear nations, 7 planes were shot down. That's a lot. Brand new, beautiful planes were shot down, and they were going out at 2 big nuclear powers. And I'm reading that 7 planes were shot down. You know, they're warring. They're strong people. And then I read on the front page of a certain newspaper, 7 planes were shot down, and 8th was really badly. We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. War was raging. Planes were being shot down. 11 jets were shot down. और इस सब के बाद भी दुश्मन बाज नहीं आया, मत मारी गई थी, बाज नहीं आया। उसके बाद वाकयात आगे बढ़े, फिर नूर खान एयरबेस पे अटैक का वाकया हुआ, फिर पाकिस्तान ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। और फिर जो हुआ वो आप सब जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे भारत के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त पाकिस्तान की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई को नाम बुनियानुल मरसूस का दिया गया है, यानी कि सीसा फैलाई हुई दीवार। पाकिस्तान ने भारत के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला कर दिया है। आपने रात के अंधेरे में हमला किया, हमने आपको दिन के उजाले में जवाब दिया है। हमने कहा तुमने जितने हम लोग के झूठे इल्जामात लगाए थे, हमने कहा था ये हमले हम नहीं कर रहे, ये तुम गलत खबर फैला रहे हो। जब हम हमला करेंगे हम उसको ऑन करेंगे, डंके की चोट पर ऑन करेंगे और दुनिया देखेगी कि हमने काम किया है। आज की इस नशरियात में, जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड होगी, हम पाकिस्तान के कुछ चोटी के सहाफ़ियों से बात करेंगे कि वो इस
तारीखी पेशरफ को कैसे देखते हैं। हम पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों से बात करेंगे कि किस तरीके से वो मुख्तलिफ सियासी सोच के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन कैसे सब अपने इख्तलाफात भुलाकर इस मौके पे यकजान हो गए। हम पाकिस्तान के शोबिज़ और फनकार बरादरी के मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में इस मंजर को कैसे याद रखते हैं। हम पाकिस्तान के कुछ दिफाई तज्ज़ियाकारों से बात करेंगे ताकि वो हमें आसान और सादा अल्फाज में इस पेचीदा मौजू को समझाएं कि सब कुछ जो हुआ है इसकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या अहमियत है। आइए आगाज़ करते हैं हमारे ARY के ही दोस्त, हमारे साथी, हमारे बहुत सीनियर जनाब कामरान खान साहब जो कि चेयरमैन है ARY नुक्ता के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद मालिक साहब और जनाब खाबर कुमन साहब। आगाज़ नशरियात का इन 3 सीनियर मेहमानों के साथ करते हैं। मालिक साहब, ये इससे पहले पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में पढ़ा था, थोड़ा बहुत सुना था कि ये हुआ था वो हुआ था, और उसमें भी फ्रैंकली सारी यादें कोई बहुत खुशगवार नहीं थी, तल्ख और शीरीं यादें थी। ये तो मतलब जो कुछ हमने देखा है, जिसको आज 1 साल मुकम्मल हुआ है, यानी ये हर एतबार से अनप्रेसिडेंटेड नहीं। आई वांट टू नो कि आपने अपने जर्नलिस्टिक करियर में इतने सारे इवेंट्स और क्या डेकेड से आप माशाल्लाह कवर कर रहे हैं, कितनी दिहाइयों से, आज अब 1 साल इस मार्के को मुकम्मल हुआ है, जिसको हम बुनियानो मरसूस के नाम से याद करते हैं। इस मार्के को आप किन अल्फाज में याद करते हैं एज अ जर्नलिस्ट? कि अगर आपको समअप करना हो अपने करियर की इस डेवलपमेंट को, तो आप क्या कहिएगा? अनबिलीवेबल हैप्पीनेस, इतनी खुशी, इतना फख्र। लेकिन मेरा ख्याल है हम सबको मुश्तरका तौर पे ना वसीम, सबसे पहले नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो भारत की इतनी जिल्लत ना करवाता तो शायद हमें आज इतनी इज्जत ना मिल रही होती दुनिया में। ठीक। एक बंदे के एम्बिशन, एक बंदे का घटिया जहनियत और अपनी ओवर कॉन्फिडेंस, उसने जो पूरे खित्ते को नहीं, पूरा रीजन में हमारा स्टेटस बदल दिया। और आई टेल यू कि एक तो मिलिट्री टैक्टिक्स होते हैं ना। अब मुझे याद है जब ये जंग शुरू होने वाली थी तो उससे 1-2 दिन पहले आई गॉट अ चांस कि मैंने जाके एयरफोर्स का कमांड सेंटर देखा सारा। जी। और एबिलिटीज़ हमें जब बताई, हम उसमें सब कुछ तो नहीं बता सकते, तब भी नहीं बता सकते थे, लेकिन आप यकीन मानो उस दिन मैं जितने सुकून की नींद सोया था ना, बल्कि अ पार्ट ऑफ मी जो एक रिपोर्टर हमारे अंदर होता है ना, वो उसको कुछ क्यूरियोसिटी भी होती है। ठीक। तब मुझे दिल करता था कि इंडिया हमला कर दे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि इनके साथ होगा क्या। और फिर वो हुआ, और जर्नलिस्टिकली हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें कुछ भी झूठ नहीं बोलना पड़ा। वी हैड अ ब्रिलियंट फैक्ट बेस्ड स्टोरी टू टेल। आपने जो तारीख की बात की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि माजी में तारीख में आप झूठ बोल सकते थे, खाली अखबारात होते थे, ये डिजिटल फुटप्रिंट नहीं था, ये वीडियोस नहीं होते थे, सैटेलाइट इमेजरी नहीं होती थी, तो उस ज़माने में सबके हर साइड दबा के झूठ बोलती थी। सही। हमने 150 टैंक उड़ा दिया, हमने 50 जहाज़ मार दिए। अब तो जस्ट जब जहाज़ गिरता है तो जो सीट बनाने वाली कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी, वो खुद अपने उस पर लिखती है वेबसाइट पे कि आज हमने 2 सीट्स इजेक्ट करके 2 पायलट्स बचाए। सो खाली कन्फर्म, जिस तरह राफेल के ऊपर ये नहीं मान रहे थे, तो आपको याद है कि उस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे डाला पहले दिन जब 2 उड़े कि जी 2 प्लेन्स के पायलट्स हमने बचाए कि हमारी सीट्स सही इजेक्ट कर गई थी। सो अब तो कोई झूठ बोल नहीं सकता। और फिर दुनिया ने देखा। इसके में मुख्तलिफ जाविये चाहता हूँ जरा कवर करें हम आज। कामरान खान साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम ये बात कर रहे थे, आपका मतलब 4 दिहाइयों से ज़्यादा का ये सहाफ़ती सफ़र, इसमें जब आपने ये वाली खबर जब सुनी, इस मोमेंट पे अभी जब हम आज खड़े हैं कि राफेल गिरा दिए गए, और फिर वो रॉयटर्स की वो तहरीर मेरे जहन में है कि उसमें क्या क्या लिखा गया, अल जज़ीरा, ये, तो आप एक जर्नलिस्ट की हैसियत से फॉर श्योर आपकी करियर में जहां अनगिनत इवेंट्स हैं, ये बिल्कुल हाईलाइट या सरे फहरिस्त या टॉप 2-3 में है कि ये हो गया। क्योंकि इससे पहले मैंने कहा हमने तो अपने ज़िंदगियों में किताबों में पढ़ा, मुआशरती उलूम, पाकिस्तान स्टडीज़, ये हुआ वो हुआ, ये तो हमने होता देखा, और फिर दुनिया ने माना कि एक हमारा मौक़िफ़ था, एक भारत का मौक़िफ़ था। बज़ाहिर तो दोनों कह रहे थे कि जनाब अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पूरी दुनिया कह रही थी कि नहीं, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो हालिया तारीख में या बल्कि तारीख में हुआ ही नहीं है। कामरान साहब जी, ये वाकई एक अनमिट नक्श है जो दिमाग और दिल पर है, जो उस रात का खास तौर पे जब ये एडवेंचर इंडिया का शुरू हुआ, मिलिट्री एडवेंचर, और मुझे जो इससे पहले की जो
ज्यादा विविड मेमोरी है मेरी, वो है 1971 की वॉर की, जब इंडियन एयरफोर्स और उनके एयरक्राफ्ट ने जब बांग्लादेश की जंग के बाद पाकिस्तान की मगरबी पाकिस्तान पे जब अटैक शुरू किए थे, तो कराची पे अटैक हुआ था। और मुझे याद है एज ए चाइल्ड मैं देख रहा था कि वो शायद इंडियन कैमरा तैयारा होता था, वो आया था, और वो मुझे याद है कि मेरी नज़र के सामने एक तेज़ी से वो गुजरा, और फिर उसने जो है वो किमाड़ी पे जो ऑयल डिपोज थे उन पे उसने हिट किया था, और फिर जो था उसमें से जो फायर थी और फिर स्मोक था, वो 1 दिन 2 दिन तक कराची में रहा था। इस तरह के खैर हम लोग शायद यूरोप में और दूसरे मुल्कों में शायद लोगों ने कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात जो है वो अपने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे, जो कि हमने अपनी हकीकत में इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो उसके हम ऐनी शाहिद हैं। तो ये जो ताज़ा तरीन जो ये गुज़िस्ता मई के इसका ये पूरा मामला है, तो मैं तो ऑनेस्टली मैं बताऊं, क्योंकि मैं हम लोग दुबई में थे नुक्ता के हवाले से, और जाहिर है कि ये रात की बिल्कुल पास मिडनाइट की बात है, तो वी रश टू द स्टूडियो, दुबई स्टूडियो में हमारा जो स्टूडियोज वगैरह है वहाँ जाके हमने उसको एनर्जाइज वगैरह किया इसी दौरान, और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट दायरे के जारी था, और फिर ये खबरें आने लगी कि एक गिरा लिया पाकिस्तान ने, फिर दूसरा गिरा लिया, फिर तीसरा गिरा लिया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं यकीन आ रहा था। मैं बिल्कुल दिल की गहराई से मैं बिल्कुल बता रहा हूँ और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा था। मैंने जान गए तो अभी अनबिलीवेबल। और जैसे जैसे ये इंडिपेंडेंट जराए हम जज कर सकते हैं कि यार ये कौन सा पीस जो है ये जो है फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, या कौन सा पीस जो है ये किसी की सेल्फ क्रिएशन है। लेकिन जैसे जैसे ये पता चलता गया, एहसास होता गया कि ये ऐसा ही हुआ है जैसा कि हम देख रहे हैं और हम बयान कर रहे हैं कि 3 तैयारे, 4 तैयारे, 5 तैयारे ये गिर गए, और वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी अर्ली आवर्स ऑफ द वॉर। तो ये यकीनी तौर पे एक ऐसा लम्हा है जो कि शायद पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की अजमत के हवाले से, पाकिस्तान की इज्जत के हवाले से, पाकिस्तान की इनविंसिबल होने के, नाकाबिल तस्खीर होने के हवाले से, जो उसका सबूत और जो उसकी शवाहिद सामने आए, उसने रोंगटे खड़े कर दिए कि यार ये तो सब सही ऐसे ही हो रहा है, और ये जो हम देख रहे हैं ये वाकई ये ऐसा ही ये तो हो गया है। और ये हो गया। और फिर उसके बाद जब अगले दिन ये बात खबर आई सामने कि इंडियन एयरफोर्स कह रही है, इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहा है कि एयरफोर्स 2 दिन के लिए ग्राउंड हो गई है, यानी कि उसके बाद कोई इन द मिडल ऑफ द वॉर एक कंट्री जो अपने आप को दुनिया की 4थी बड़ी मिलिट्री पावर कहता है, वो खुद कह रहा है कि हमने अपनी एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया है। ये तो आपने एक तरफ का सारा जाविया बताया, दूसरी तरफ यानी अफवाद ने जो किया वो तो किया और कमाल किया, कौम ने जो कुछ किया मतलब वो भी कमाल ही किया ना। कि हम जानते हैं कि बिल्कुल कभी किसी हवाले से राय मुनक़सिम भी होती है, कभी कुछ राय में इख्तिलाफ होता है कभी, लेकिन कैसे इस कौम ने साबित किया कि अगर दुश्मन सामने आएगा तो हम सब भुलाकर यकजान हो जाएंगे, फिर हमारा एक ही नारा होगा यानी कि पाकिस्तान। कौम का जो रवैया और मिजाज था उसके बारे में ही बताइएगा। अनबिलीवेबल। ठीक है, हम लोग मुसलमान हैं, सबसे पहले तो हमें जाहिर है कि खुदा की ज़ात पे इसका एहसास होता है कि जी कि अल्लाह की तरफ से जो है ये एक इनाम है इन 25 करोड़ मुसलमानों पे, पाकिस्तानियों पे। और फिर उसके बाद किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट, उसके तकब्बुर के अगेंस्ट, उसके एरोगेंस के अगेंस्ट, उसकी कि वो किस 7वें आसमान पे किस जगह वो सफर कर रहा, और फिर उसकी जगह और फिर उसके बदले में ये सारे सब कुछ होने के बाद फिर जिस तरह से कौम मुत्तहिद हुई, उसी भाई उस जमाने में हम कौम इतनी मुत्तहिद नहीं थी। हम सियासी तौर पे खलफशार का शिकार थे, हम तवाहम का शिकार थे, हम शुबहात के शिकार थे, हम सवालों के शिकार थे कि यार क्या हमारे जो कौमी इदारे हैं ये वाकई जो है इस वक्त जो सूरत हाल के लिहाज से क्या
वही सब कुछ हो रहा है जो कि 100% हम चाह रहे हैं या शायद कौम चाह रही है, और तमाम इस किस्म की चीजें जो यकीनन किसी सूरत से भी साजगार माहौल नहीं था या साजगार जो फीलिंग नहीं थी। लेकिन वो जो काया पलटी उसके बाद जिस तरह से कौम मुत्तहिद हुई, जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान का वक़ार जो है वो बिल्कुल आसमान पे पहुंचा, अफवाज के साथ कौम की लगन, मोहब्बत, प्यार, जज्बा, ये तो सबसे बड़ी चीज है ना। ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर हमने एग्जिस्ट करना है, अगर हमने सरवाइव करना है, अगर हमें अपने कौम की हैसियत से सरवाइव करना है और अपना एक मकाम कायम रखना है, हमने दुनिया को साबित करना है कि हम जरूर एक न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन बगैर न्यूक्लियर पावर के हम अपने से 7 गुना 10 गुना बड़े दुश्मन को जो है वो ज़ेर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खावर गुमन साहब, आप यानी एज ए रिपोर्टर द ब्यूरो चीफ बहुत सारी चीज़ें कवर की आपने। जब यानी इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ये तो सुनने में इतनी, अब इसको रिपोर्ट करना है, इसको सुनना। ओ जी, नूर खान एयरबेस हो गया, वो तो खैर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में बाद में आया, अभी मैं बतौर मजमूई बात कर रहा हूँ। ओ जी, वो यानी ये तो अगेन हम तो कह ही नहीं रहे, आप रॉयटर्स के हवाला ले लें कि जनाब तारीख की या कि अपनी अपनी सरहदों में रहते हुए 100+ तैयारा हवा में और डॉग फाइट हो रही है, और उसमें राफेल, और वो राफेल की जिसके बारे में दुनिया की अपेरेंटली इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ सबसे बड़ी जमहूरियत का वजीर आजम कह चुका हूँ कि पिछले एपिसोड में राफेल की कमी बड़ी महसूस की गई। राफेल होते ना तो बड़ा, वो राफेल टक टक जमीन पे आना शुरू हुए। ये सारा कुछ रिपोर्ट करना और ये जो मेमोरी है आज 365 दिन बाद राफेल की स्पेसिफिक, अब आप किन अल्फाज में याद करते हैं? बदामी साहब बहुत शुक्रिया। बदामी साहब, अभी जिस तरह आपने अपने इब्तदाइया के अंदर जिक्र किया ना कि बहसियत हमने स्टूडेंट्स 1965 की जंग के वाक़यात को पढ़ा, उसके बाद 1971 की जंग के वाक़यात, ज़ाहिर है उसके अंदर मुख्तलिफ हमारे जो निशान हैदर शोहदा है उनके वाक़यात का हम जिक्र करते हैं, उसके ऊपर ड्रामास बने हुए हैं। लेकिन फास्ट फारवर्ड ये जो 1 साल पहले ये वाक़यात हुए, मतलब जो पर्सनल लेवल के ऊपर चीज़ें जो देखी हमने, मैं आपको यकीन करें कि जिस तरह कहा जाता है ना कि कौमों की ज़िंदगियों के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, उस कौम का वो करैक्टर डिटरमिन कर जाते हैं, और फॉर जनरेशंस टू कम जो है वो एक पैमाना तय हो जाता है कि भाई पाकिस्तान ये है और पाकिस्तान ये कुछ कर सकता है। तो मेरी नज़र में जो चूँकि ये वाक़या देखा है तो ये एक ऐसा वाक़या है, जनरेशंस टू कम जो है ये वाक़या इसको याद किया जाएगा, और इसको सामने रखते हुए पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की हैसियत है उसके ऊपर बात होगी। मैं आपको एक ज़ाती वाक़या बताऊं कि उस रात जिस तरह आपने नूर खान एयरबेस की बात की, यहाँ पे इंडिया ने एक मिसाइल्स गिरा, मैं उस वक्त अपने प्रेसिडेंट अहमद साहब के साथ फ़ोन पे था, हम यही बात कर रहे थे कि व्हाट नेक्स्ट, द टाइम हैज़ कम दैट वी हैव टू रिस्पॉन्ड। इतनी देर में मेरी बेटी दूसरे कमरे से उठ के आती है, तो उसका मुझे अभी भी वो सवाल याद है कि बाबा व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। यकीन करें कि मतलब शी इज 17 years old। सो ये एक था, मतलब एक अजीब व गरीब किस्म की ना कोई इज़्तिराब था तबीयत के अंदर कि यार नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला हो गया। ये जो तवातुर के साथ इवेंट्स चल रहे थे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप ट्रांसमिशन कर रहे थे, उसके बाद फिर जिस तरह हमने जवाब देना शुरू किया, और फिर जब हमारा जवाब शुरू हुआ तो उन जो हमारे टारगेट्स थे वहाँ पे जो हमारे निशाने लगते गए। सो अब जब भी वो वाक़यात जहन में आते हैं 1 साल पहले के, तो ऐसा है जैसे वो जैसे नहीं होता कि ऐसे ही महसूस होता है कि आप बज़ाते खुद उस हालत जंग में चले गए हैं। तो इट इज़ लाइक एपॉक मेकिंग एक इवेंट था हमारी मुल्की तारीख के अंदर, और स्पेशली जिस तरह खान साहब ने बताया जा रहा हूँ तो 1971 के कुछ वाक़यात का जिक्र किया। मालिक साहब तो अभी भी जवान हैं, लेकिन उन्होंने कुछ माजी के वाक़यात इनके सामने मौजूद हैं। मेरी और आपकी जनरेशन जो और हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने ये जो सारी चीज़ें अपने सामने होते हुए देखी हैं, लिहाजा वो जो एक मालिक साहब बात कर रहे थे ना, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहसियत पाकिस्तानी जो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है कि पाकिस्तान हमेशा, जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल भी कहते हैं हमेशा जिंदाबाद, तो वो जो है ये हमने साबित कर दिया। और एक दुनिया की बड़ी ताकत जिसको बड़ा जोम था, हमारे पास राफेल हैं जिस तरह आपने जिक्र किया, उनके पास जो है रशियन वो जो S-400 थे, और पता नहीं वो क्या कुछ पाकिस्तान का खुदा न खास्ता उनके जहन में था हम कर सकते हैं। वो फिर वही वाक़या याद आ जाता है 65 के अंदर कि हम लाहौर जिमखाना में जाके चाय पियेंगे। इरादे इधर भी शायद इस वक्त भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से अफवाज पाकिस्तान ने
जवाब दिया। और जिस अंदाज से पाकिस्तानी कौम डिस्पाइट ऑल द पॉलिटिकल हमारी जो तकसीम है, नफ़रतें हैं, आपने देखा कि लोग निकले, लोग वो फौजी ट्रकों के पास जाके खड़े हो गए और बड़े आराम से देख रहे हैं। और वहाँ से ड्रोन्स आ रहे हैं, उनको भी निशाना बना रहे हैं अपनी 12 बोर बंदूकें लेके। ये जो ऐसे अलग ही मंजर देखा है एक सारा। और नाज़रीन जरा देखिए भी कि जिस तरह कि किस तरीके से जब पिछला एपिसोड हुआ था तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने, आप सोचिए, दुनिया का एक अपेरेंटली इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबरा, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कह रहा था कि राफेल की कमी बड़ी महसूस हुई, राफेल होते तो ये होता, ये कहा उसने। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और अगले और फिर पाकिस्तान के एयरफोर्स ने ऑफिशियली क्लेम किया, 6-0 की बात की, बताया कि राफेल तैयारा बड़ा अच्छा है इफ एम्प्लॉयड इन अ बेटर वे, इफ इट इज वेल एम्प्लॉयड। और ये दावा किया, और इस दावे की तरदीद करने के लिए बड़ी बात है ना कि एक एयरफोर्स का स्पोक्स पर्सन नुमाइंदा के दुनिया भर के कैमरे लगे हुए वहाँ ये दावा कर रहा है और सामने से उसकी कोई तरदीद नहीं है। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. सो मालिक साहब, ये इस तरह के मामलात में, यानी जहाँ से आपने शुरू किया था, आपने पहला जुमला ही, आपने इस जुमले का इंतखाब किया इस मौजू को खोलने के लिए कि यार मोदी नाम के आदमी का शुक्रिया अदा करो भाईजान, ताकि ये सब ना, वो ये सब ना करता, बेवकूफ़ियाँ ना करता तो ये सब ना होता। तो ये कमाल भी है कि यानी ये आप अपनी, क्या होता है कि कभी कभी ताकत के गुरूर में, चूँकि नशे का लफ्ज़ ये होता है ना जिसमें अपना होश खो बैठते हैं, तो ताकत के नशे में आप इतनी बड़ी बड़ी मिसकैलकुलेशन करते हैं कि यानी वाकई उसके इक़दाम से लग रहा था ना कि मेरे पास राफेल, ये कौम डिवाइडेड है, ये तो मैं कचरा कर दूंगा इनका, और एग्जैक्टली वो उसके साथ हो गया। सो ये एक बहुत ग्रॉस बड़े लेवल पे मिसकैलकुलेशन हुई, यानी कि जहां पाकिस्तान ने कामयाबियों की एक बड़ी तारीख रकम की है, वहां अगर हालिया तारीख की मिसकैलकुलेशंस की फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें नरेंद्र मोदी का खास मकाम होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो कामरान ने एक बात पॉइंट की कि उस वक्त माहौल क्या था। उससे पहले हमारे पे इंडिया का एक बड़ा दबाव बन गया हुआ था साइकोलॉजिकली, जी सबसे बड़ी इकॉनमी है रीजन की, ये एक इमर्जिंग सुपर पावर है, अमेरिका ने उसको थानेदार इलाके का बना दिया था कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा इस खिते का, ये चाइना को काउंटर फॉइल बनाया जा रहा है, और हम किसी गिनती में नहीं आते थे। हमारे पे एक लेबल लगे हुए थे, जी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है हम हर चीज़ में ग्लोबल। जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट ऑफ ग्लोबल सॉल्यूशंस हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो नेशनल साइकी है वो एक विनर साइकी बन गई है कि हमने मिलिट्री की फील्ड में, डिप्लोमेसी की फील्ड में जो इंडिया के साथ हुआ, देखें ये टर्निंग पॉइंट था। और 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा लोगों को कि हमने जब जहाज़ गिराए, हमने स्क्रीन्स पे देखा, एयरफोर्स की मॉनिटरिंग स्क्रीन्स के ऊपर, कि आप इससे दुगने जहाज़ गिरा सकते थे। सिर्फ इसलिए नहीं गिराया उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने कि ये एस्केलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो जंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा इनको सबक सिखा दो। सेकेंडली, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब ये इनके राफेल गिरे हैं तो उसके बाद इनके प्लेन्स आप अपने बॉर्डर से 400 किलोमीटर अंदर फ्लाई करते थे। वो आगे भी नहीं आ रहे थे कि दूसरों के हमें PL-15 या कोई मिसाइल ठोकेंगे और हमारे जहाज़ ना गिर जाएं। जो उसके साथ उसके अलावा हुआ, इनके सिर्फ अपने वो डिफेंसिव पोजीशंस पे चले गए। वो तो खाली, वो तो मिलिट्री टैक्टिक्स की आपकी विक्ट्री है ना, वो तो अभी अगर दोबारा खुदा ना खासा हरकत करेंगे इनके लिए और भी सरप्राइजेस हैं। बट हैविंग सेड दैट ऑन अ लार्जर पिक्चर, आप देखिए कि उसके बाद हमारी फतह के बाद जी कितना ये दुनिया बदल गई। सऊदी अरेबिया हमारे से बैठ गया डिफेंस एग्रीमेंट करने। आप मिडल ईस्ट के जो नया पैराडाइम बन रहा है रीजनल सिक्योरिटी का, आप जो क्वाड बना है आप उसके अंदर हैं। इकॉनमी आज भी हमारी कमज़ोर है, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि अब पाकिस्तान बिकॉज ऑफ बुनियानुल महसूस आज हम अपने वेट से कितना ऊपर अब हम पंच कर रहे हैं। अगर मिडल ईस्ट की पॉलिसी है उसमें अमेरिका आपके थ्रू डील कर रहा है ईरान के साथ और रीजन के अंदर, बाकी सऊदी अरेबिया की अगेन आप सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। आज इजिप्ट, टर्की, ये सारे मिलके आपके साथ बात करते हैं कि इस रीजन में सिक्योरिटी का लाएं। चाइना का जो आपका तो उन पे चाइना पे एतबार था, आपने जो चाइना के साथ उनकी इक्विपमेंट की ब्रिलियंस, उनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस,
सारी दुनिया मान गई। वो एक सुपर पावर का दूसरे सुपर पावर को मैसेज चला गया कि ये बड़े लोगों का ख्याल था कि चाइना ठीक है इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ी है, इनकी मिलिट्री प्रोग्रेस वो नहीं है जितनी बहुत से लोग समझते हैं। आपने कोई $38 मिलियन के जहाज से $178 मिलियन को ऐसे गिराया कि लगता था कि वो कोई 20 साल पुराने जहाज हैं। सो खाली आपकी टैक्टिकल ब्रिलियंस नहीं थी, इसने आपका और उनका मिलिट्री इम्बैलेंस जो था आपने बराबर कर लिया। यानी ये जो कुछ लम्हात हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, इन लम्हात ने इतना कुछ बदला है कि हम अगले कुछ लम्हात तक नहीं, कुछ सालों तक नहीं, उनका मिलिट्री बजट, उनका मिलिट्री बजट आपके बजट से बड़ा है जी, पूरे बजट से। ये मामूली चीज नहीं है, आपने उनको सीधा कर दिया। इस जंग ने बहुत कुछ बदल दिया। हम हमेशा ये सुनते थे कि कि भाई इस यानी ये कहना कोई मुबालगा नहीं होगा ना कि ये जो कुछ लम्हात हुए, ये 24, 48, 72, 100 घंटे, इसमें आप बिल्कुल पहले हमले से लेके आखिरी सीज़फायर तक का टाइम सारे का सारा भी मिला लें अगर, तो इसने पूरे यानी पाकिस्तान को फतह, नाकाबिल तस्खीर, कौम का मोराल, वो तो हमने बात की, इक्वेशन बदल दी पूरी। क्योंकि हम हमेशा कहने के तक इसे लेकिन देखते थे कि इंडिया खित्ते के चौधरी के तौर पर अपने आप को पेश करता था। हमें लगता था कि इसराइल और ख़ास करके अमेरिका का मंजूर नज़र मुल्क इंडिया इसलिए है कि जनाब वो चाइना से मामला बेहतर रखने के लिए उसने इंडिया रखा। ये सारे के यानी आज जब हम बात कर रहे हैं, आज से 365 दिन पहले इस खित्ते की इक्वेशन विज़ाविज़ इंडिया एंड पाकिस्तान कुछ और थी और आज कुछ और है। ये 6 जहाज नहीं आए, ये पूरी इक्वेशन नीचे आई है। ये कहना ठीक होगा, रिवाइज हुई कहना ठीक होगा ना? जी बिल्कुल, ये बदल गई है। ये बात जो है, ये जो है पूरा मंजर बदल गया है। जो एक थॉट प्रोसेस था इस हवाले से, पैराडाइम वो पूरा शिफ्ट हो गया है। और ये एहसास हुआ है हमें भी और हम सबको, पाकिस्तानियों को भी और पूरी दुनिया को भी, कि एक ट्रू हार्ड पावर होने का क्या फायदा होता है। कि अगर और ये हालिया सालों में हमने देखा कि लोगों को ये एहसास हुआ, ये पता चला कि एक हार्ड पावर होना, अगर वो एक जेन्युइन हार्ड पावर है तो उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। आप देखें मशरिक़ वस्ता के छोटे छोटे ममालिक हैं या रियासतें हैं या बड़ी रियासतें हैं या और दूसरे ममालिक हैं, जहाँ पर के जो हार्ड पावर जिसको कहते हैं, कि जो हकीकी फौजी कुव्वत और हकीकी फौजी जो उसकी प्रोवेस है वो अगर है तो उसका क्या कितनी बड़ी वो ताकत है किसी भी रियासत के लिए, किसी भी कौम के लिए। और उसके बाद आप देखें जो पाकिस्तान की जो एक ग्लोबल प्रेस्टीज में इजाफा हुआ है, जो ग्लोबल इज्जत में इजाफा हुआ है, रिकग्निशन में इजाफा हुआ है, और फिर उसके साथ साथ ये देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पूरी दुनिया ने जिसको रिकग्नाइज किया कि डिस्पाइट बीइंग न्यूक्लियर पावर और डिस्पाइट बीइंग हर तरह का हमारे पास टेक्टिकल वेपन्स है, हमारे पास हर तरह के स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, छोटे वेपन्स हैं, बड़े वेपन्स हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, हम कुछ भी कर सकते थे। कितनी बड़ी प्रोवोकेशन थी, कितनी बड़ी चीजें थी और इंडिया के स्टेटमेंट से, लेकिन हमने कन्वेंशनल वॉरफेयर से जो है उनको जो है एक एग्जेम्पलरी डिफीट दी। और उसका नतीजा ये निकला कि हमारी जो कुव्वत थी और जो हमारी जो एक्सपर्टीज थी, जो हम और जिस तरीके से हमने खालिसन प्रोफेशनल, अगर हम स्टैंड पॉइंट से देखें जिस तरह से हमने जंग लड़ी, तो क्या सूरत हाल हुई कि न सिर्फ ये कि ये मिडल ईस्ट के अंदर, हमारे रीजन के अंदर, आप देखें एज फार एज इंडोनेशिया, वहाँ से जो है उनकी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान आई कि हमें JF-17 चाहिए, आप हमें बताइए कि हम कैसे अपने आप को इक्विप करें। और इस लेवल की कंट्रीज भी जो है वो पाकिस्तान से गाइडेंस और पाकिस्तान से सपोर्ट मांग ली थी। आपने देखा कि हम किस लेवल पे हमारी जो थी वो एक्सेप्टेंस जो है वो पूरी दुनिया, और आज तक, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें कई टाइम से माशाल्लाह इजाफा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही है, इसका जैसे कि हमने पहले भी बात हो रही थी यहाँ पे कि इसका क्रेडिट हम देंगे नरेंद्र मोदी को कि उसके जहन में पता नहीं क्या समाया कि वो ये हरकत कर बैठा, और उस हरकत करने के बैठने की बुनियाद पर पाकिस्तान को वो मौका मिल गया, पाकिस्तान को वो मकाम मिल गया जो उसने क्योंकि वो मैदान में उतरा और हमने उसको वो शिकस्त दी कि जिससे कि सारी दुनिया में हमारा लोहा बना। क्या बात। आइए आखिरी बात एक आपसे मालिक साहब, खावर साहब, अब ये बुनियानो मरसूस के बाद का पाकिस्तान, मार्का हक के बाद का पाकिस्तान, ये एक नया पाकिस्तान है ना, इसमें आप कहिएगा मालिक साहब के, यानी
हम जाहिर है हमारे इंटरनल मामलात और उस पर हम एक बात करते रहते हैं और वो उसको जाहिर है हमेशा एक बेहतरी गुंजाइश रहती है रहेगी, लेकिन इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमने ज़रा पिछले 15-20 मिनट में इस पर तो बात कर ली कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अब ये मार्का के बाद के पाकिस्तान को दुनिया जिस तरह देखती है, अमेरिका जिस तरह एड्रेस करता है, आपने सऊदी अरब की बात की, मिडिल ईस्ट, अमेरिका ईरान वॉर में जो हमारा रोल, तो इसमें हमारे पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अपने लिए मुआशी कामयाबियाँ भी इसमें से निकालें, सिफारती कामयाबी इसमें से निकालें, सोसाइटी के एतबार से कामयाबी भी इसमें निकालें। ये इस एक अस्करी फतह ने बहुत सारी और फुतुहात के रास्ते खोल दिए हैं इस नए पाकिस्तान में। मालिक साहब देखें, सी मोमेंटम बड़ी चीज़ होती है। पाकिस्तान को एक मोमेंटम मिल गया, उसके बाद अब ये जो हमारे मौजूदा क़यादत है ये इन पे डिपेंड करता है कि इस मोमेंटम को वो पॉजिटिवली कितना हार्नेस करते हैं, इसकी एनर्जी को। चाहे आप इसको इस मोमेंटम को यूज़ करें माशी तरक्की के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में मोमेंटम अगर आपका पहला चीज़ होती है कि आपका परसेप्शन क्या है। हमारा परसेप्शन पॉजिटिव हो गया, हमारा परसेप्शन एक कंट्रीब्यूटर टू रीजनल सिक्योरिटी पीस वो हो गया। हम एक ग्लोबल सतह पे डिफरेंट तरीके से हैं, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। और साथ ही डोमेस्टिक जो हमारे बड़ी डिविजन्स हैं, सब कुछ है। देखिए, जब आप फतह में होते हैं तो उसके दो नतीजे निकलते हैं, या आपके अंदर नरमी आ जाती है कि नहीं अब तो हम बहुत मजबूत हैं, फातेह हैं, सब कुछ है, तो चलें कुछ रहम करें एक दूसरे के साथ, या आप में बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाती है कि अब तो हम इतने मजबूत हैं कि हम अनटचेबल हैं, तो रगड़ दो जिसको रगड़ना है। ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट दूसरा आएगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स के हवाले से। किस तरह इस एनर्जी को, किस तरह इस मोमेंटम को यूज़ होता है। देखिए, अगर आपके पास बेहतरीन गाड़ी है, आप जिम्मेदारी से चलाएंगे तो उससे बेहतर आपकी मोबिलिटी नहीं होगी। सही। वो अगर आप बेपरवाही से चलाएंगे तो खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मार देंगे। ये मोमेंटम हमारे पास आ गया है, अब देखना ये है कि ये मोमेंटम को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं इंशाल्लाह। अब खावर भाई, आखिर में आप भी यही बताइएगा कि ये जाहिर है हमने बहुत सारे ऐसे बातें जो पहले लफाजी की हद तक थे वो हमने अमली तौर पे देखे ना। मिसाल के तौर पे कि ये कौम हो सकता है इख्तलाफात में बटी हो, लेकिन जब दुश्मन हमला करता है तो यकजा हो जाती है, हमने देखा। ये फ़ौज और ये कौम जंग चाहती नहीं है, लेकिन जंग जब मुसल्लत हो जाए तो नाको चने चबवाना चाहती है, ये हमने देखा। तो इसी तरीके से अब आप ये बताइएगा कि ये जो अब जो एक नई सारी सिचुएशन है मार्का हक के बाद की, ये जो एक नया सारा मंजरनामा है, इसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज इसमें से निकलती हैं, आप टुवर्ड्स ये बताइएगा। देखिए, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है अफवाज पाकिस्तान का, देखिए अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तनकीद हुआ करती थी, कॉलम्स लिखे जाते थे कि ये पाकिस्तान का बड़ा बजट वो ले जाते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान की तरफ से यही बताया जाता था कि वक्त ज़रूरत हम साबित कर देंगे कि जो अखराजात होते हैं वो किसी मकसद के लिए होते हैं। तो पंजाब ये जब वाक़या हुआ था उसके बाद यहाँ पे ना हमारे गांव देहात के अंदर वो कहते हैं यार ठीक है मज़ा आ गया यार, मतलब वो बात ख़त्म हो गई, पैसे पूरे हो गए, मतलब इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। अब जिम्मेदारी आ जाती है हमारी सियासी क़यादत के ऊपर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मैशियत का इस वक्त शदीद चैलेंजेस का सामना है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे खिते के हालात वाक़यात बने हुए हैं वो हमारे इस मुआशी चैलेंज को मज़ीद गंभीर कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ऐसे मौके, ये मौका बहुत हमारे लिए बहुत अहम है, सारी दुनिया हमारे से बात कर रही है, इसको कैपिटलाइज़ करना है। इस मौके को सामने रखते हुए हमने पाकिस्तान की मैशियत को बढ़ाना है, और ये पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़, ये उसके ऊपर अब मुनसर होता है कि वो किस तरह इस सारे वाक़े को सामने रखते हुए जिस वक्त पाकिस्तानी कौम का मुराल बना हुआ है, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर एक ताकत के तौर पर आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मुआशी तौर पर अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो ज़ाहिर है फिर उसका असर तमाम तबकात के ऊपर पड़ता है। तो अहम चैलेंज हमारे पास जो हमारे सामने है वो मैशियत का है, और मैशियत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह भी मालिक साहब ने बात की कि जो मौजूदा हमारी जो रूलिंग एलीट है उन्होंने किस तरह मुल्क के अंदर जो एक सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है ताकि मुल्क आगे बढ़े। यानी स्टेज सारा सेट हो गया, अब हमारे पास रीज़न नहीं है कोई, यानी बहुत सारे जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती थी हमारे फेवर में वो आ गई हैं, जंपिंग पैड हर चीज़ है। इसलिए अब कोई रीज़न है नहीं हमारे पास बहैसियत मुल्क, कौम, सियासत, रियासत, हुकूमत कि यहाँ से फिर ऊँची उड़ान ना उड़े। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया मालिक साहब, बहुत शुक्रिया खावर गुमन साहब
ये तारीख़ी लम्हात का 1 साल मुकम्मल होने पे हमारी ये खुसूसी नशरियात जारी है। पाकिस्तान में ज़ाहिर मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मजमुआ है, हर किसी की अपनी राय, सोच, फ़िक्र है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह नीचे कौम और फिर ऊपर सियासी क़यादत, ये सब अपनी तमाम तर चीज़ें भुलाकर यकजा हुए। हम ज़रा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी क्विक पर्सपेक्टिव लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं वापस।